हेलो विद्यार्थियों, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ क्लास 10। तो लिसन केयरफुली। पहला प्रश्न है, जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें गतिशील कण क्या होते हैं। तो उसमें गतिशील कण जो होते हैं वह इलेक्ट्रॉन होते हैं। जनरली जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वह या तो आयन से होती है या इलेक्ट्रॉन्स से होती है। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जनरली मेटल्स में होते हैं, और जो आयन्स होते हैं वह लिक्विड फॉर्म में, जैसे जलीय आयन होते हैं, H+ आयन होते हैं। इस तरीके से अन्य लिक्विड में आयन्स पाए जाते हैं जिसके कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो प्रश्न है कि चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह, तो आंसर रहेगा आपका इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। नेक्स्ट प्रश्न है, मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है। तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य की लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, एमिलेज एंजाइम जो मनुष्य की लार में पाया जाता है। सल्फाइड एस्क से धातुओं के निष्कर्षण के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो सल्फाइड एस्क से धातुओं के निष्कर्षण के लिए भर्जन विधि का उपयोग किया जाता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करते हैं तो यह एक संयोजन अभिक्रिया कहलाती है और एक एकल उत्पाद बनाते हैं। जैसे संयोजन अभिक्रिया की डेफिनेशन आएगी तो आपको क्या लिखना है, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करते हैं और संयोजन करने के बाद एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं उत्पाद के रूप में, तो वह संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो जैसे कि सपोज लाइक हम कहें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करती है और जल के अणु का फॉर्मेशन करती है, तो यह एक संयोजन अभिक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कोलिफॉर्म जीवाणु कहाँ पाया जाता है मानव शरीर में। तो कोलिफॉर्म जीवाणु मानव की आंत्र में पाया जाता है। तो रक्त दाब का मापन किस यंत्र की सहायता से किया जाता है। तो रक्त दाब का मापन स्फाइग्मोमेनोमीटर के द्वारा किया जाता है। स्फाइग्मोमेनोमीटर के द्वारा रक्त दाब का मापन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, एक अम्लीय ऑक्साइड का नाम बताइए जिसके द्वारा अम्लीय वर्षा होती है। तो एक अम्लीय ऑक्साइड जिसके द्वारा अम्लीय वर्षा होती है तो H2SO4 होता है। H2SO4 जब जल से रिएक्ट करता है तो यहाँ पर जल से, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड गैस की मात्रा वायुमंडल में अधिक हो जाती है तो और वर्षा होती है, तो वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट करती है और H2SO4 एसिड रेन का फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली ऐसी कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों के रूप में कार्य करती है। तो अग्नाशय ग्रंथि जो होती है वह अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों रूपों में जानी जाती है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं कि विद्युत तार की वेल्डिंग की जाती है। जब विद्युत तारों की वेल्डिंग की जाती है तो उसमें कौन सी मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। सोल्डर का प्रयोग किया जाता है। आंसर है सोल्डर का प्रयोग किया जाता है। मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो दोस्तों मछली के हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं। जनरली विकास की प्रक्रिया के फॉर्मेशन हुआ, जब विकास की प्रक्रिया चली तो स्टार्टिंग में मछली इसके शरीर में 2 कोष्ठ थे। फिर एडवांस स्टेज आई मेंढक, तो मेंढक के शरीर में 3 कोष्ठ हुए हृदय में, और एडवांस स्टेज चलती गई और इस तरीके से आज मानव के शरीर में 4 कोष्ठ हैं। तो इस तरीके से डेवलपमेंट की स्टेज है जो हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पेप्सिन एंजाइम के द्वारा पाचन किया जाता है। तो पेप्सिन एंजाइम के द्वारा प्रोटीन का पाचन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। तो दोस्तों प्रकाश का सर्वाधिक वेग निर्वात में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है। तो एक ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। ये एक्सेप्शन है, अपवाद है कि विद्युत का सुचालक होता है। जनरली अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। और इसका कई बार प्रश्न भी आता है, तो इसका आंसर ये लिखना है कि ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिसके कारण यह विद्युत का सुचालक होता है। परंतु देखिए कि ये जो ग्रेफाइट होता है इसका एक प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है जिसमें 2 पेंसिल होती है, उनको दोनों तरफ से छील लिया जाता है और उससे लाइट कंडक्शन प्रवाह की जाती है, लाइट का प्रवाह किया जाता है। तो
इस तरीके से सिद्ध किया जाता है कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। यह वही ग्रेफाइट होता है जो पेंसिल के अंदर ब्लैक ब्लैक आप देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करता हूं मैं, तो विद्युत परिपथ की लघुपतन तथा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से रक्षा किसके द्वारा की जाती है? तो आप जानते हैं फ्यूज के द्वारा की जाती है। जनरली घरों में जब अधिक लाइट आ जाती है तो फ्यूज तार पिघल जाता है और फॉल्ट होने की संभावना होती है, और फॉल्ट होने के कारण उपकरण जलने की संभावना होती है। इससे बचने के लिए एक फ्यूज तार लगा दिया जाता है जो बहुत ही पतला होता है, और अधिक लाइट आने पर पहले ही वो पिघलकर टूट जाता है, और इससे घर की लाइट बंद हो जाती है और हमारे उपकरण जलने से बच जाते हैं। तो फॉल्ट होने से या लघुपतन से बचाने के लिए फ्यूज का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय लैंगिक लक्षणों का नियमन मादा में किस हार्मोन से होता है? मादा में द्वितीय लैंगिक लक्षणों का नियमन कौन करता है? तो एस्ट्रोजन। ध्यान रखिए दोस्तों, एस्ट्रोजन। नर में टेस्टोस्टेरोन और मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं कि संतरे में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो दोस्तों संतरे हम सब खाते हैं, संतरे में सिट्रिक अम्ल उपस्थित होता है। कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? सिट्रिक अम्ल। याद रखिएगा, आप 2-4 बार इन वीडियो को देखेंगे तो आपको जनरली ये क्वेश्चन याद हो चुके होंगे, जो आपके एग्जाम में और फ्यूचर में हमेशा काम में आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि आलिंद की अपेक्षा नीले की भित्ति मोटी होती है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो देखिए दोस्तों, हमारे शरीर में 2 आलिंद होते हैं ऊपर की ओर और 2 नीले नीचे की ओर होते हैं। नीले आलिंद और नीले, तो नीले से जब सारे शरीर में रुधिर का को भेजना होता है हृदय से, तो दाब का प्रेशर बनाए रखने के लिए नीले की हृदय जो आवरण होता है, नीले का आवरण, वह थोड़ा मोटा होता है आलिंदी की अपेक्षा, क्योंकि उसे अधिक दाब की आवश्यकता होती है, क्योंकि सारे शरीर में शुद्ध रक्त भेजना होता है, इसीलिए नीले की भित्ति मोटी होती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम बताइए। तो शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है। ठीक है दोस्तों, थायराइड ग्रंथि जो शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा का मान लिखिए। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा 1.6 × 10⁻90 कूलाम होती है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, पीओपी। आपने बहुत सी बार नाम सुना होगा, बहुत सी मूर्तियां होती है जो पीओपी की बनाई जाती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त करने के लिए जिप्सम को किस ताप पर गर्म किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्राप्त करने के लिए जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन पर गर्म किया जाता है। सोल्डर, अभी मैंने बात की थी, सोल्डर जो कि वायरिंग, जो कि वेल्डिंग में काम में आता है। तो सोल्डर नामक मिश्र धातु के अवयव क्या क्या है, मतलब किससे बनाई जाती है? तो सीसा और टीन के संयुक्त से, सीसा और टीन से सोल्डर धातु बनी हुई होती है। सोल्डर जो मिश्र धातु बनती है ना, सीसा और टीन से, और इसका उपयोग किस में होता है? वेल्डिंग में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इथाइल एल्कोहल किस तरीके से बनता है? तो इथाइल एल्कोहल कौन सी क्रिया, अवायवीय शोषण के द्वारा इथाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करने वाली कोशिकाएं कौन सी होती? तो दोस्तों रुधिर का थक्का बनाने के लिए सहायता करने वाली कोशिकाएं जो होती है वो प्लेटलेट्स कोशिकाएं कहते हैं। जनरली रुधिर में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, आरबीसी पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, और बिंबाणु या प्लेटलेट्स पाई जाती है। तो आरबीसी होती है रेड ब्लड कार्पल्स, रेड ब्लड सेल जो होती है, कार्पल जो होती है, वह रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन करने का कार्य करती है। ऑक्सीजन का परिवहन का कार्य हीमोग्लोबिन सेल जो होती है, लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी होती है, उनका कार्य होता है। ठीक है। दूसरी डब्ल्यूबीसी कोशिकाएं होती है, व्हाइट ब्लड कार्पल्स। तो व्हाइट ब्लड जो सेल होती है, उनका कार्य क्या होता है कि किसी भी वायरस, जीवाणु या किसी भी प्रकार की कोशिका जब शरीर में प्रवेश करती है तो उसके
प्रतिरोधकता का कार्य करती है, एक सैनिक के रूप में हमारे शरीर की रक्षा करती है ना। और नेक्स्ट है जो प्लेटलेट्स कोशिकाएं हैं, वह कभी हमारे लग जाती है तो ब्लड बहने लगता है, तो उस जगह पे थक्का बनाती है, और थक्का बनाने के कारण जो ब्लड बहना बंद हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे ब्लड में तीनों सेल इस तरीके से यूजफुल होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस हार्मोन के निर्माण हेतु आयोडीन आवश्यक है? तो थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण हेतु आयोडीन आवश्यक होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना हुआ होता है? तो विद्युत बल्ब का तंतु जो होता है वो टंगस्टन धातु का बना हुआ होता है, और विद्युत बल्ब के अंदर अक्रियाशील गैस भरी जाती है ताकि वो टंगस्टन जो तंतु होता है, सॉफ्ट तंतु, वो अधिक समय तक चलता रहे, खराब ना हो, टूटे नहीं। नेक्स्ट प्रश्न हम बात करते हैं कि दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार का उदाहरण दीजिए। तो दुर्बल अम्ल जो होता है एसिटिक अम्ल CH3COOH, CH3COOH एसिटिक अम्ल जो होता है वह दुर्बल अम्ल होता है, और दुर्बल क्षार NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है उसके दो विभिन्न रूप क्या क्या हैं? संगमरमर और चूने का पत्थर, यह विभिन्न रूप है। एंजाइम क्या होते हैं? कार्बनिक जैव उत्प्रेरक एंजाइम होते हैं। दोस्तों एक बार बड़े एग्जाम में RPSC में क्वेश्चन आया था कि एंजाइम क्या होते हैं। वास्तव में एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, और यह कार्बनिक जैव उत्प्रेरक होते हैं। जब हम एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाते हैं तो ऊर्जा का ह्रास होता है। ऊर्जा का ह्रास होता है, ह्रास मतलब कम होती है ऊर्जा एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में। लिंडमैन का जो नियम होता है उसके अकॉर्डिंग ऊर्जा का स्तर घटता जाता है। एक स्तर से दूसरे स्तर में जाने पर ऊर्जा घटती जाती है। आपने पिरामिड पढ़े हुए हैं, पिरामिड जो होते हैं खाद्य श्रृंखला के पिरामिड, तो इस तरीके से आप जब पिरामिड पढ़ोगे तो इसमें आता है ये, ठीक है। तो खाद्य श्रृंखला में जो पिरामिड का नीचे का भाग होता है वो बड़ा होता है, तो अधिक अधिक जीव उसमें होते हैं, फिर कम होते जाते हैं। इसी तरीके से ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वह स्ट्रेट होता है, तो उसमें ऊर्जा का ह्रास होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम बात करते हैं, अब जो एसिडिटी होती है, एसिडिटी हो जाती है कई बार, हमारे जो खट्टी खट्टी डकारें आने लगती है, तो वो वास्तव में क्या होती है, एसिडिटी हो जाती है, तो अम्लता का माध्यम बढ़ जाता है। तो इसके लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो दवाई होती है, यह एसिडिटी की दवाई के रूप में यूज़ की जाती है। आप देखिएगा एसिडिटी की जो दवाई होती है उसमें मैग्नीशिया या मैग्नीशियम से रिलेटेड कुछ ना कुछ साल्ट जरूर लिखे हुए होते हैं, आप जरूर पढ़िएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न में बात करता हूं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहां पर संपन्न होती है? क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्ररोह होता है, जो पादप में प्ररोह होता है, कि प्रकाश की ओर गति होने का क्या कारण होता है? प्रकाश की ओर मुड़ जाता है प्ररोह, तो इसका कारण होता है कि उसमें ऑक्सीन हार्मोन का फॉर्मेशन हो जाता है। ऑक्सीन हार्मोन जो होता है इसके कारण यह प्ररोह सूर्य की दिशा में मुड़ जाता है, जिसका प्रैक्टिकल प्रयोग आपने बुक में पढ़ा होगा कि उसका प्ररोह काट दिया जाता है तो ऑक्सीजन का कितना फॉर्मेशन हुआ उसके बारे में पता लगाते हैं। डायप्टर मात्रक है, डायप्टर किसका मात्रक है? तो नेक्स्ट प्रश्न, डायप्टर किसका मात्रक है? तो लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है? डायप्टर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जल सहवन उत्तक किसे कहते हैं? तो जल का सहवन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। जाइलम के द्वारा जल का सहवन होता है। इसी तरीके से फ्लोएम के द्वारा भोज्य पदार्थ है ना, भोज्य पदार्थों का परिवहन होता है पौधों के अंदर, है ना। तो नेक्स्ट प्रश्न है, टेस्टोस्टेरोन किसके द्वारा स्त्रावित होता है? तो मानव नर में टेस्टोस्टेरोन वृषण से स्त्रावित होते हैं, ठीक है, होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होने पर क्या होता है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा होने पर ग्लोबल वार्मिंग
मतलब विश्व उष्णता उत्पन्न हो जाती है। दोनों तरह से क्वेश्चन आता है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, विश्व उष्णता क्या होती है। तो ग्लोबल वार्मिंग वास्तव में जो धरती पर टेम्परेचर अपेक्षाकृत हल्का फुल्का बढ़ जाता है उसे ग्लोबल वार्मिंग के रूप में जानते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो होता है बाढ़ें आ सकती हैं। और ग्लोबल वार्मिंग का एक फ़ायदा ये भी है कि अधिक ताप के कारण फसलें जल्दी शीघ्र बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो धरती का तापमान बढ़ रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग इसके रूप में जानते हैं। दोस्तों कई बार खेतों में आपने देखा होगा कि खेतों में ग्रीन कलर की जो परत लगाई जाती है और उसके द्वारा उसके अंदर जो फसल उगाई जाती है वहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग मतलब गर्मी बढ़ाने के लिए वो किया जाता है, जिसके कारण पौधे शीघ्र बड़े हो जाते हैं और वह एक ग्लोबल वार्मिंग का एक छोटा रूप है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न मैं बोलता हूँ, प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार का एक एक उदाहरण दीजिए। तो प्रबल अम्ल HCl होता है और प्रबल क्षार NaOH होता है, सोडियम NaOH है ना, और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न है कि बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो बल्ब में अभी मैंने बताया था कि बल्ब में अक्रियशील गैस नाइट्रोजन या आर्गन भरी जाती है, जिससे कि उसके तंतु के आयु बढ़ सके। नेक्स्ट प्रश्न है 1731 में जोधपुर में खेजड़ली ग्राम में जो वृक्षों के बचाने के लिए लोगों ने बलिदान दिया था, तो कितने लोगों ने शहीद हुए थे वहां पर और कितने लोगों ने बलिदान दिया था। तो 363 लोग शहीद हुए थे, जिसमें अमृता देवी ने प्रथम योगदान दिया था, जिसके कारण अमृता देवी पुरस्कार भी दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जो आलू के वेपर्स चिप्स होते हैं उन थैलियों में जो हवा भरी होती है वो कौन सी होती है। तो वास्तव में उस प्लास्टिक बैग में जो हवा भरी होती है वह अक्रियशील गैस नाइट्रोजन होती है, जिसके कारण वह चिप्स अधिक समय तक खराब ना हो, है ना। तो नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। तो इसीलिए दोस्तों जब आप कुरकुरे या वेपर्स खाने की इच्छा हो तो आप वो थैली जो फूली हुई हो जिसमें गैस हो वही खरीदें, ताकि आप शुद्ध चिप्स खा सकें, सही चिप्स खा सकें, है ना। क्योंकि अगर थैली फूट चुकी है तो उसमें से नाइट्रोजन गैस निकल चुकी है और नाइट्रोजन गैस निकल चुकी है तो वो रिएक्शन हो सकता है उसमें चिप्स में और वो ख़राब हो सकते हैं, संदूषित जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडाइजेशन हो सकता है उसका। तो नेक्स्ट प्रश्न है अम्लराज एक्वारेजिया किस किस का मिश्रण है। तो एक्वारेजिया है सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण है। नाइट्रिक अम्ल कंसनट्रेट नाइट्रिक अम्ल HNO3 और सांद्र HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका मिक्सचर होता है एक्वारेजिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि फल और बीजों में निम्न में से किस हार्मोन की सांद्रता अधिक होती है। तो फल और बीजों में याद रखिएगा साइटोकाइनिन हार्मोन की सांद्रता अधिक होती है। एड्रिनलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित किया जाता है। तो अधिवृक्क से एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित किया जाता है, अधिवृक्क की कोशिकाओं से एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। कई बार दोस्तों लेंस का सूत्र पूछ लिया जाता है। तो लेंस का सूत्र 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। 1/v वंस अगेन आई विल से 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है दोस्तों। ठीक है, नेफ्रॉन होती है। वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है। तो देखिए दोस्तों, पानी में जब अम्ल की बूंदें डाल दी जाती है, नींबू निचोड़ दिया जाता है, तो वहाँ पर विद्युत का चालन करने लग जाता है। वह यह प्रैक्टिकल होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब अम्ल की बूंदें डाली जाती है तो उसमें H+ आयन का फॉर्मेशन हो जाता है। और मैंने बताया था कि H+ आयन विद्युत का प्रवाह करता है, आयंस या इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा ही विद्युत का प्रवाह होता है। तो H+ आयन के कारण विद्युत का
प्रवाह होता है H+ आयन उत्पन्न होने के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑक्सीन हार्मोन प्रवाह के किस भाग में संश्लेषित होता है? तो ऑक्सीन हार्मोन प्रवाह के अग्रभाग में संश्लेषित होता है। दिष्ट धारा के दो स्रोत कौन से हैं? तो दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट डीसी करंट के दो स्रोत हैं, शुष्क सेल और स्टोरेज सेल दिष्ट धारा के स्रोत हैं। नेक्स्ट प्रश्न, रक्तदाब, लार आना एवं दमन जैसी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क में किस भाग से नियंत्रित होता है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा से अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। मस्तिष्क की अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्लोएम का मुख्य कार्य पर्ण में किस चीज़ों को पहुंचाना होता है? तो फ्लोएम का मुख्य कार्य खाद्य पदार्थों का पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी धातु का प्रयोग फ्यूज बनाने के लिए किया जाता है। किस धातु का प्रयोग किया जाता है फ्यूज बनाने के लिए? तो सीसा और टीन का उपयोग फ्यूज बनाने के लिए किया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि सीसा और टीन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो मिश्र धातु फ्यूज को बनाने में सीसा और टीन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑक्सीजन से ओजोन का निर्माण किस तरीके से होता है? ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2 और जब ये नवजात ऑक्सीजन O फ्री रेडिकल से रिएक्ट करती है तो ओजोन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो दोस्तों आज हमने ये प्रश्न देखे, तो आप इनको रिपीट कीजिएगा। जितना रिपीट करोगे आप 4-5 बार इनको सुनिएगा और सुनते ही आपको धीरे धीरे ऐसा लगने लगेगा कि आपको याद हो चुके हैं और ये निश्चित रूप से आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।